अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो काव्य पाठ होगा उसके लिए आपको एक मानस इस तरह का बनाना पड़ेगा, और कवि भी उस तरह से समझें कि अब चाय पानी का विश्राम खत्म हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कविगण यहाँ उपस्थित है। ये हमारा सौभाग्य है और युवा शक्ति का एक शक्ति है कि जो इन अंतर्राष्ट्रीय कवियों को हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया है, और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कोलकाता की अनेक संस्थाओं में पिछले 2 दिन से और आगामी होली तक इनका कार्यक्रम व्यस्ततम कार्यक्रम रहेगा। आइए दीदी, आइए अब मैं जिन 2 कवियों को आमंत्रित किया गया है आज के इस युवा शक्ति के कार्यक्रम में, मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा आदरणीय गोविंद जी राठी। जोरदार तालियों के साथ मंच पर कृपया अपना आसन ग्रहण करें। आप हिंदी काव्य मंच पर लगभग 20 वर्षों से सक्रिय हैं। 1500 से अधिक काव्य मंचों पर आप काव्य पाठ कर चुके हैं। सोनी सब टीवी, जी न्यूज, ई टीवी, सेमारू टीवी आदि चैनलों पर इनका काव्य प्रसारण हो चुका है। नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, दुबई आदि विदेश यात्राएं आप काव्य पाठ हेतु कर चुके हैं। इन्हें बालकृष्ण शर्मा नवीन सम्मान, मालवा रत्न सम्मान, मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, हास्य शिरोमणि सम्मान, महामूर्ख सम्मान आदि से अनेक साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इसी पृष्ठभूमि के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गोविंद जी राठी, और मुझे लगता है भूल गए हैं चाय नाश्ते में। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें गोविंद जी राठी। आप कोलकाता के अनेक साहित्यिक मंचों पर अगले 2-3 दिनों तक गोविंद जी राठी के संचालन को आप सुन पाएंगे। प्रणाम करता हूं आप सभी को। इधर जो खाने पीने में मस्त हैं, व्यस्त हैं, उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि अपनी प्लेट सहित विराज जाएं। जितना लेना है ले लें, हाँ, लेकिन बैठे हुए लगेंगे तो कुर्सी भरी हुई लगेगी थोड़ी। एक बार अब मुझे ताली बजाकर इजाजत दे दें जितने लोग हैं। महिला शक्तिकरण का दिन है। एक देखो, बता रहे थे कि उद्योगपति जी हाँ कहीं बैठे हुए थे, विराजे थे, चले गए। वो चले गए इसीलिए उद्योगपति हैं। समझ रहे हैं ना आप? बंदूक उनसे चलवा के जबरदस्ती उन्हें नेता बनाने की कोशिश की जा रही थी। महिलाओं की उपस्थिति है और आज महिलाओं का दिन है, महिला सशक्तिकरण का दिन है। महिलाओं को विशेष प्रणाम करता हूं। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं भाभी जी, सच बता रहा हूं। महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं, लेकिन अगली बात पहुंच जाए तो थोड़ा शुरू करवाना, माहौल अभी बना नहीं है। महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं, मगर मजाल कि उस भगवान को कोई दूसरा पूज ले। उसकी आरती उतार देती हैं। अभी मुझसे सुभाष जी पूछ रहे थे, यार राठी जी पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा सुभाष जी ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, लेकिन ये बात आपने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है, मेरी 7 पीढ़ी आपकी शुक्रगुजार रहेगी। ये मुझसे बोले कि आपकी भी नहीं करती। सर मैंने जो जवाब दिया, मुझे ये मालूम है कि कम लोग हैं, लेकिन जितने हैं ये भी मैं जानता हूं कि कविता सुनने वाले लोग हैं, बिल्कुल, क्योंकि बचे ही वो हैं, वरना खा पी के आप भी चले जाते। लेकिन अगर बचे हैं तो थोड़ा सा यहां से सोचना मैं जो कह रहा हूं। सुभाष जी बोले कि आपकी पत्नी भी इज्जत नहीं करती। मैंने कहा सुभाष जी एक बात ध्यान रखना, हिंदुस्तान में अगर रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। थोड़ी बारीक थी ये कल समझ में आएगी, कोई बात नहीं। मैंने कह दिया था कि थोड़ा यहां से सुनना। ये मुझसे फिर पलट के बोले यार क्यों नहीं करती। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना सुभाष भाई, जब कोई लड़की मायके से विदा होकर ससुराल आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है, तो बदले में ससुर साहब मिलते हैं।
माँ को छोड़ के आती है, बदले में सासू माँ मिलती है। बहन को छोड़ के आती है, बदले में ननद मिलती है। भाई को छोड़ के आती है, बदले में देवर मिलता है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि आप और मैं पल्ले पड़े? बोले ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर भाई ये समझ लो कि जो चीज फोकट में मिली है उसको कौन इज्जत दे रहा है यार। तालियां कम है थोड़ी सी। लुगाइयों पे, पत्नियों पे यहां इतनी बातें की गई, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग क्यों कविताएं लिखते हैं लुगाइयों पे, पत्नियों पे। भाई पत्नी का मतलब ही हिंदी में ये होता है जो पति पर तनी रहे, वो पत्नी। अंग्रेजी में बोले तो वाइफ, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। उस पत्नी पे क्या कविता लिखना यार। मुझे तो जब यहां से कोई पत्नी शब्द की कविता सुनाता है ना, तो भगवान कसम पूरे शरीर में झुरझुरी होती है, सनसनी होती है, कांपने लगता हूं। मुझे 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आता है जब 7 फेरों के वक्त पंडित जी ने कहा कि बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसे खोलो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता है ना साहब, तो ऐसा लगता है कि वो मांग मांगनी थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। ताली तो इस बात पर बजाना कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बिछाई है। देखो अभी जीवंत नहीं हुए हो आप, थोड़ा सा कवि सम्मेलन को जागृत आपकी तालियां ही करेंगी। और पत्नियों पर सर कविता वो लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी भाभी जी लाजवाब। क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी। 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। आइए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हमने आपके पूरे काव्य पाठ में बहुत ताली बजाई है जो आपने गीत पढ़े हैं, उसमें से 4-6 लौटा के जाओ। हमने जो 100 ताली बजाई है उसमें से 5 तो दे दो हमें वापिस। और बहुत अच्छे आपने यहां से गीत सुनाए। आइए 5 मिनट के लिए बैठिए बस। मैंने तुझे सुन लिया, तू भी मुझे सुन। वही वाला गीत है, वही कह रहा हूं मैं। फुर्सत निकाल के मगर इतने लोग रंगारंग कार्यक्रम में आए हैं शिखर जी, बड़ी बात है। वरना किसी के पास फुर्सत नहीं है कि महानगर में इतना टाइम निकाल कर आ जाए। पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में गया। कवि सम्मेलन के अगले दिन जब जुहू बीच पर घूमने गया तो मैंने देखा एक महिला एकांत में बैठकर दहाड़े मार के रो रही। मैं उसके पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछलकर खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल कर आए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, सच कह रहा हूं। और फुर्सत का ये आलम है सर। एक दिन मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, ना उसे फुर्सत ना मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे अंदाज में पलट के बोली आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। तो हमें तो भाभी जी वो संताप भी झेलना पड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं कि मैंने उससे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की। मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम थमाया है, जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, न जीने में न मरने में। मेरी सारी पीड़ा उन्होंने सुनी। फिर मुझे कोने में लेके गए। कोने में ले जाने के बाद एक पंक्ति जो उन्होंने मुझसे बोली, उस पंक्ति को सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, वेदना, यातना सब भूल गया और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। वो मेरे से कोने में ले जाके बोले बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी मां है। तालियां कम रह गई आपकी थोड़ी। तो हमें तो सर वो संताप भी झेलना पड़ रहा है, सच बता रहा हूं। अभी चिराग भाई नेताओं की बात कर रहे थे, हमारे यहां तो बड़ी हालत खराब है, कहीं निपट गए। चुनाव हुए तो सच बता रहा हूं कहीं निपट गए।
हमारे यहाँ पान की दुकान पे, उज्जैन में जहां मैं रहता हूं, एक पान की दुकान पे नेताजी की चमचमाती गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से जैसे ही नेताजी उतरे, अगल बगल से 4-5 चमचे बाहर आए। मुझे देखकर लगा कि यार किसी पार्टी के कोई मंत्री हैं। तो जब मुझे समझ में नहीं आया कि कौन से मंत्री हैं, तो मैंने कार के आगे झांका तो उस नेम प्लेट पे लिखा हुआ था हाहू प्रजजटू। मुझे यह समझ में नहीं आया कि कौन से मंत्री हैं, मगर एक बात समझ में आ गई कि किसी जनजाति के या अनुसूचित जनजाति के हैं। तो मैंने उनके ड्राइवर के गले में धीरे से हाथ डाला। मैंने कहा भाई साहब ये कौन से मंत्री हैं? बोले कोई मंत्री नहीं है। मैंने कहा फिर ये हाहू प्र क्या है? बोले ये हारा हुआ प्रत्याशी है। तालियां कम है थोड़ी सी, माहौल बनाइए थोड़ा। मैंने कहा फिर ये जज क्या है जो कोष्टक में लिखा हुआ है? अब पीछे के लोग आप भी जागना। बोले इसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। तो हम तो सर उन नेताओं की फौज से निकले हुए लोग हैं। मैं कविता व्यंग की, क्योंकि समय की सीमा है और सीमा सचिन के पास है। याद आ गई, देखो एक हमारा सचिन था भाभी जी, जो गेंद को सीमा पार कर दिया करता था। एक ये आया जो सीमा पार से गेंद ही उठा लाया, और गेंद भी वो वाली लाया कि साथ में 3 टेनिस बॉल मुफ्त में आई है। सच कह जाऊं, लेकिन पंक्तियां सुनिए, थोड़ा सा मन दे देना। व्यंग सुना रहा हूं एक, कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। मंत्रियों की और नेताओं की बात हुई। एक हल्का सा वाकया याद आ रहा है। राहुल गांधी जी और मोदी जी एक नुक्कड़ सभा में टकराए। तो राहुल गांधी से मोदी जी ने बड़े गर्व के साथ कहा, तू क्या जानता है मेरे बारे में? क्या समझता है तू? 7 करोड़ फेसबुक फॉलोअर्स हैं मेरे। कितने? 7 करोड़। राहुल गांधी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, तो क्या हुआ, लिखते तो सब मेरे बारे में ही है। ये व्यंग है बस। एक 85 साल के बुजुर्ग को फोन आया, सर कि हमारी फला कंपनी के शेयर खरीद लो, पकते ही 3 महीने में पैसे 2 गुने हो जाएंगे। वो 90 साल के बुजुर्ग ने जो जवाब दिया, व्यंग की पराकाष्ठा है। वो 90 साल के बुजुर्ग बोले, बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं कि केले तक कच्चे नहीं खरीदता। थोड़ा सा बारीक है, कोई बात नहीं। जिसको कल समझ में आए वो कल बजाना, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। यह व्यंग है, बस मैं आपको इस लायक कर रहा हूं कि व्यंग है क्या। कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। ये अच्छी पंक्ति है, इस पर ताली बजाइए। ये व्यंग है, अखबार के कार्यक्रम में व्यंग पढ़ रहा हूं मैं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और अब अगली पंक्ति भी ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना, एक दावा करता हूं कि रोक के बताना, लेकिन अगर बजे तो एक हाथ की बजे, थोड़ा होली का उत्सव पूरे ढंग से मनाना। मंत्री जी ने कहा, पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आप कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आग तो हवा का रुख देख कर लगानी चाहिए। और एक बार पूरा सदन ताली बजाकर देश के उस लोकप्रिय कवि को आवाज दे, अंतर्राष्ट्रीय कवि को आवाज दे, जिनका नाम होता है चिराग जैन।
वो कवि जो लाल किले का हर साल संचालन करते हैं, जिन्होंने 16 से अधिक देशों की यात्रा की है, सारा उनका बायोडाटा वहां पढ़ दिया गया, इसलिए मैं कम बता रहा हूं। तालियां फिर से बजें चिराग जैन जी के लिए।